एलेक्स की खामोशी उस रात साधारण नहीं थी। फोन के दूसरी तरफ से आती उसकी सांसों की आवाज़ में एक ऐसी घबराहट थी जिसे मैं बरसों की दोस्ती के नाते तुरंत पहचान गया। उसने बस इतना कहा कि वो घर पे अकेला है और उसे मेरी ज़रूरत है। मैंने अपनी टाटा पिकअप उठाई और टोंक रोड की खाली सड़कों को चीरते हुए वैशाली नगर की ओर निकल पड़ा। जयपुर की बारिश तेज हो चुकी थी और वाइपर की आवाज़ के बीच मेरा दिमाग हजार तरह की शंकाओं में उलझा था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि बाहर की लाइटें बंद थीं, सिर्फ ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से मध्यम रोशनी छनकर आ रही थी। अंदर का नज़ारा और भी अजीब था। एलेक्स अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और सामने मेज़ पर पुरानी फाइलों का एक ढेर लगा था। उसने मेरी तरफ देखा और बिना किसी भूमिका के बोला कि उसके पिता राकेश अंकल गायब नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है। उसने बताया कि उसकी माँ, जिन्हें हम हमेशा एक आदर्श और मजबूत महिला मानते आए थे, उनके व्यक्तित्व के पीछे कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। अगले कुछ घंटों तक हम वहीं बैठे रहे। उसने मुझे वे कागजात दिखाए जो उसने अपनी माँ की अलमारी के एक गुप्त खाने से निकाले थे। वे बैंक ट्रांजैक्शन थे जो किसी अनजान विदेशी खाते में जा रहे थे, भारी भरकम रकम जो शायद उसकी कंपनी के काम से जुड़ी नहीं थी। अगले दिन रविवार था। लता आंटी शहर से बाहर किसी बिजनेस ट्रिप पर थीं। एलेक्स की जिद थी कि हमें उस स्टोर रूम की जांच करनी चाहिए जो पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा था। वो स्टोर रूम घर के पिछवाड़े में था और उसकी चाबी सिर्फ लता आंटी के पास रहती थी। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होने के नाते तालों और दरवाजों के साथ मेरी समझ अच्छी थी। मैंने भारी मन से औजार उठाए और उस पुराने लकड़ी के दरवाजे की कुंडी पर काम करना शुरू किया। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर की हवा भारी और सीलन भरी थी। वहाँ धूल जमी हुई थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ट्रंक रखा था जो बिल्कुल नया और साफ था। जैसे ही हमने उसे खोला, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें राकेश अंकल का सामान नहीं था, बल्कि जयपुर की उन बेशकीमती मूर्तियों और प्राचीन कलाकृतियों की तस्वीरें और दस्तावेज थे जो पिछले कुछ समय में शहर के संग्रहालयों और पुराने किलों से गायब हुई थीं। मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त, जिन्हें मैं अपनी दूसरी माँ मानता था, वो सिर्फ एक फाइनेंस डायरेक्टर नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े स्मगलिंग सिंडिकेट का हिस्सा थीं। उस वक्त हमें एहसास हुआ कि राकेश अंकल को इसलिए रास्ते से हटाया गया क्योंकि उन्हें इस सच की भनक लग गई थी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। लता आंटी समय से पहले लौट आई थीं। हम दोनों उस अंधेरे स्टोर रूम में जम से गए। उनके जूतों की खटखट गलियारे में गूंज रही थी। एलेक्स ने घबराकर ट्रंक बंद किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और वहां लता आंटी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वो चिर परिचित सौम्यता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अंदर आईं और बहुत शांति से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आगे बढ़ीं और झुककर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका गला खुला हुआ था, जहां एक कीमती पन्ने का हार चमक रहा था, वही पन्ना जिसकी चोरी की खबर मैंने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ी थी। उन्होंने एलेक्स की तरफ देखा भी नहीं, उनकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। उन्होंने मेरे कान के पास झुककर बहुत धीमी और मखमली आवाज़ में कहा, दीपक, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तुमने हमेशा मेरी मदद की है। फिर उन्होंने वो जुमला कहा जिसने मेरी रूह कंपा दी, ये बात अपनी माँ को मत बताना और एलेक्स को भी ये सब भूलना होगा, वरना जो उसके पिता के साथ हुआ वही दोहराना पड़ेगा। उस पल उनकी आंखों में जो क्रूरता और सत्ता का नशा मैंने देखा, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस साधारण से दिखने वाले घर के भीतर एक अंधेरा साम्राज्य छिपा था और हम उसके केंद्र में खड़े थे। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। जयपुर की उन गलियों में अब मैं सिर्फ पत्थर और सीमेंट नहीं देखता था, मुझे हर आलीशान दीवार के पीछे छिपे राज नजर आने लगे थे। मैंने और एलेक्स ने उस रात चुप रहने का फैसला तो कर लिया, लेकिन वो चुप्पी हमारे बीच एक गहरी खाई बन गई। आज भी जब मैं टोंक रोड से अपनी पिकअप लेकर गुजरता हूँ और वैशाली नगर की उन लाल छतों को देखता हूँ, तो मुझे वही ठंडी आवाज़ सुनाई देती है। सच हमेशा कड़वा नहीं होता, कभी कभी वो जानलेवा भी होता है। उस रात के बाद वैशाली नगर का वो घर मेरे लिए किसी खूबसूरत मकबरे जैसा हो गया था। लता आंटी की वो ठंडी मुस्कुराहट और उनकी उंगलियों का मेरे कंधे पर वो हल्का सा दबाव एक ऐसा बोझ बन गया था जिसे मैं हर पल ढो रहा था। मैं अपने फ्लैट पर वापस तो आ गया, लेकिन टोंक रोड की वो साधारण सी दीवारें अब मुझे कैदखाने जैसी लगने लगीं। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंखें मूंदता, मुझे वही पन्ने का हार और आंटी की वे स्थिर आंखें दिखाई देतीं। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने और एलेक्स ने एक दूसरे से बात नहीं की। हम दोनों जानते थे कि हमारे फ़ोन शायद अब सुरक्षित नहीं थे। लता आंटी के रसूख का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब शहर के बड़े अखबारों में उन प्राचीन मूर्तियों की चोरी की जांच अचानक बंद होने की खबरें आने लगीं। फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और पुलिस ने इसे किसी बाहरी गिरोह का काम बताकर पल्ला झाड़ लिया था। एक सुबह जब मैं साइट पर ईंटों की जुड़ाई देख रहा था, मेरी टाटा पिकअप के पास एक काली बड़ी गाड़ी आकर रुकी।
उसमें से एक आदमी उतरा जिसने सफ़ेद सफारी सूट पहना था। उसने मुझे एक लिफाफा थमाया और बिना कुछ कहे चला गया। लिफाफे के अंदर सी स्कीम की एक नई साइट के रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी कीमत मेरी पूरी कंपनी की सालाना कमाई से भी ज़्यादा थी। ये कोई इनाम नहीं था, ये एक रिश्वत थी, मेरी चुप्पी की कीमत। मुझे समझ आ गया कि लता आंटी मुझे अपने करीब रखकर मुझ पर नज़र रखना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि मैं उनके एहसानों के नीचे दब जाऊं ताकि कभी सिर ना उठा सकूं। उधर एलेक्स का हाल बुरा था। वो अक्सर मुझे छुपकर मैसेज करता कि उसे अपने ही घर में अजनबी महसूस होता है। उसने बताया कि उसकी माँ अब अक्सर रात के अंधेरे में उन लोगों से मिलती है जो बड़ी गाड़ियों में आते हैं और जिनके पास हथियारों का लाइसेंस होता है। महीनों बीत गए और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बहाने लता आंटी के नेटवर्क की गहराई समझने लगा। काम के दौरान मुझे उन जगहों तक जाने का मौका मिला जहां आम आदमी की पहुंच नहीं थी। मैंने देखा कि कैसे पुरानी हवेलियों के रिनोवेशन के नाम पर उनके असली पत्थरों और कलाकृतियों को बदलकर नकली मूर्तियां लगा दी जाती थीं। मेरा दिल कचोटता था। जिस जयपुर की विरासत पर मुझे गर्व था, उसे मेरी ही आंखों के सामने लूटा जा रहा था। एक शाम जब मैं देर रात काम खत्म कर घर लौट रहा था, मैंने एलेक्स को अपनी पिकअप में बिठाया। हम नाहरगढ़ के किले की ओर जाने वाली सुनसान सड़क पर निकल गए, जहां हवा में थोड़ी ठंडक थी। एलेक्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि उसे एक पुरानी डायरी मिली है जो उसके पिता ने गायब होने से पहले सोफे के नीचे एक दरार में छिपानी चाहिए थी। उस डायरी में उन ठिकानों के नक्शे थे जहां चोरी का माल शिपमेंट के लिए रखा जाता था। राकेश अंकल ने अपनी जान जोखिम में डालकर वो जानकारी जुटाई थी और अब वो हमारे पास थी। लेकिन खतरा ये था कि हम सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि सिस्टम के तार कहीं न कहीं लता आंटी से जुड़े थे। हमने तय किया कि हम खुद सबूत जुटाएंगे। मैंने अपने कंस्ट्रक्शन के काम का फ़ायदा उठाकर उन गोदामों की रेकी शुरू की जिनका जिक्र डायरी में था। दिन में मैं एक मजदूर की तरह वहां काम करता और रात को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उन क्रेट्स की तस्वीरें लेता जिनमें बेशकीमती मूर्तियां बंद होती थीं। डर हर पल बना रहता था कि कहीं कोई गार्ड जाग न जाए या आंटी का कोई आदमी मुझे पहचान न ले। एक रात जब मैं सांगानेर के पास एक पुराने फार्म हाउस के पिछले हिस्से में कंक्रीट की दीवार की आड़ में छिपा था, मैंने लता आंटी को वहां देखा। वो पूरी तरह काली साड़ी में थीं। उनके चेहरे पर एक कठोरता थी जो उनके ऑफिस वाले रूप से बिल्कुल अलग थी। वो किसी विदेशी खरीदार से बात कर रही थीं और करोड़ों के सौदे तय हो रहे थे। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसकी बीप की आवाज़ सन्नाटे में गूंज गई। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। आंटी के बॉडीगार्ड्स की नज़रें तुरंत उस दिशा में घूमी जहां मैं खड़ा था। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और झाड़ियों के पीछे दुबक गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये खेल अब सिर्फ चुप रहने का नहीं था, ये अब जिंदगी बचाने की जंग बन चुका था। अगर मैं आज यहाँ से जिंदा निकल गया तो मुझे न सिर्फ अपनी और एलेक्स की सुरक्षा करनी थी, बल्कि उस औरत का असली चेहरा भी बेनकाब करना था जिसे मैंने कभी माँ जैसा दर्जा दिया था। जयपुर की वे पत्थरों वाली गलियां अब गवाह बनने वाली थीं एक ऐसे टकराव की जिसमें एक तरफ बरसों का विश्वास था और दूसरी तरफ वो खौफनाक सच जो अब पूरी तरह बाहर आने को बेताब था। झाड़ियों के पीछे दुबके हुए मुझे महसूस हुआ कि पसीना मेरी रीढ़ से होकर नीचे की ओर बह रहा है। बॉडीगार्ड्स की भारी जूतों की आवाज़ सूखी पत्तियों पर चरमरा रही थी और टॉर्च की रोशनी मेरे सिर के ठीक ऊपर से गुजर गई। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, जैसे कि न देखने से मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन किस्मत उस रात मेरे साथ थी। पास ही के एक ऊंचे पेड़ से एक जंगली बिल्ली कूदी और गार्ड्स का ध्यान उस तरफ भटक गया। सिर्फ एक जानवर है, एक भारी आवाज़ गूंजी और वे वापस लौट गए। मैं वहां से रेंगता हुआ अपनी टाटा पिकअप तक पहुंचा और उसे स्टार्ट किए बिना ढलान का फायदा उठाकर उसे दूर तक ले गया। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। अगले कुछ दिन मैंने बहुत सतर्कता से बिताए। मैंने एलेक्स को साफ कह दिया था कि वो अपने व्यवहार में कोई बदलाव न लाए, वरना लता आंटी को शक हो जाएगा। वो वैशाली नगर वाले घर में एक जासूस की तरह रह रहा था। एक शाम उसने मुझे खबर दी कि आंटी एक बहुत बड़े प्राइवेट एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हैं, जो शहर के बाहरी इलाके में मौजूद उनकी एक पुश्तैनी हवेली में होने वाला था। ये कोई साधारण प्रदर्शनी नहीं थी। इसमें दुनिया भर के वे बड़े खरीदार आने वाले थे जो ब्लैक मार्केट में डील करते थे। डायरी के हिसाब से यही वो मौका था जब सारी बड़ी कलाकृतियां एक ही छत के नीचे इकट्ठा होने वाली थीं। मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन टीम के पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि उस हवेली की मरम्मत के लिए कुछ राजमिस्त्रियों की ज़रूरत है। मैंने अपना हुलिया बदला, सर पर साफा बांधा और धूल मिट्टी में लिपटकर एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में उस हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर मेरा खून खौल उठा। वहां आमेर और चित्तौड़गढ़ के किलों से चुराई गई नक्काशीदार जाली वाली खिड़कियां और प्राचीन बुद्ध की प्रतिमाएं लकड़ी के बक्सों में बंद की जा रही थीं। लता आंटी वहां खुद मौजूद थीं। वे हर एक चीज का मुआयना बड़ी बारीकी से कर रही थीं। उनके हाथ में एक फाइल थी
जिसमें हर मूर्ति की कीमत लाखों डॉलर में लिखी थी। मैंने चुपचाप अपने काम के बहाने दीवार की दरारों और पिलर्स के पीछे छोटे छोटे वायरलेस कैमरे फिट करना शुरू कर दिए, जो मैंने दिल्ली के एक ग्रे मार्केट से मंगवाए थे। मेरा प्लान था कि जब ये सौदा अपनी चरम सीमा पर होगा, तब मैं इसका लाइव फुटेज सीधे उन ईमानदार पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों को भेजूंगा जो आंटी के रसूख से बाहर थे। काम के दौरान एक दोपहर आंटी मेरे करीब से गुजरी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने एक पल के लिए रुककर मेरी तरफ देखा। तुम्हारी कद काठी कुछ जानी पहचानी लगती है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने अपनी गर्दन झुका ली और राजस्थानी लहजे में अपनी आवाज बदलकर कहा, हुकुम, नया हूँ, पिछले हफ्ते ही ठेकेदार ने भेजा है। उन्होंने अपनी गहरी आंखें मुझ पर गड़ाईं, जैसे वो मेरे साफे और धूल के पीछे छिपे चेहरे को पढ़ लेना चाहती हों। सावधानी से काम करो, यहाँ की एक एक ईंट कीमती है, उन्होंने कहा और आगे बढ़ गईं। उस पल मुझे यकीन हो गया कि वो कितनी खतरनाक हैं। उन्हें हर छोटी चीज का आभास हो जाता था। जैसे जैसे प्रदर्शनी की तारीख नज़दीक आई, तनाव बढ़ता गया। एलेक्स ने बताया कि आंटी ने राकेश अंकल के कुछ पुराने दोस्तों को भी वहां बुलाने का नाटक किया है, ताकि किसी को शक न हो। मैंने अपना पूरा सिस्टम तैयार कर लिया था। जिस रात वो सौदा होने वाला था, आसमान में काले बादल छाए थे और वैसी ही बारिश शुरू हो गई थी जैसी उस रात हुई थी जब आंटी ने मुझे पहली बार चेतावनी दी थी। मैं हवेली की छत पर मचान के सहारे चढ़ा हुआ था। अंदर रोशनी जगमगा रही थी और कीमती गाड़ियों का तांता लगा था। मैंने अपना टैबलेट निकाला और कैमरों को एक्टिवेट कर दिया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे आंटी एक एक करके उन प्राचीन धरोहरों की नीलामी कर रही थीं। करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। एलेक्स भी वहां पहुंच गया था, लेकिन वो नशे में था और गुस्से से भरा हुआ था। वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि उसे सब पता है। आंटी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उन्होंने बहुत शांति से इशारा किया और 2 गार्ड्स ने एलेक्स को पकड़ लिया। मेरा बेटा थोड़ा भावुक है, उन्होंने मेहमानों से मुस्कुराकर कहा, लेकिन उनकी आंखों में मौत जैसा सन्नाटा था। उन्होंने एलेक्स को उसी स्टोर रूम की तरफ ले जाने का हुक्म दिया जहां से ये सब शुरू हुआ था। मुझे पता था कि अगर मैंने अब देरी की तो एलेक्स का हश्र भी उसके पिता जैसा होगा। मैंने तुरंत सेंड बटन दबाया और वे सारे वीडियो साक्ष्य इंटरनेट पर लाइव कर दिए और साथ ही शहर के एसपी को लोकेशन भेज दी। हवेली के बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी। आंटी के चेहरे का रंग पहली बार उड़ा। उन्होंने घबराकर चारों तरफ देखा और उनकी नज़र छत पर मचान के पास चमकती हुई मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि ये दीपक का काम है। उन्होंने अपने पास रखे एक छोटे पिस्तौल को निकाला और सीधे मेरी तरफ निशाना साधा। गोली मेरे कान के पास से गुजर गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं नीचे कूदा और सीधे उस कमरे की तरफ भागा जहां एलेक्स को ले जाया गया था। पुलिस की गाड़ियां गेट तोड़कर अंदर घुस रही थीं। भगदड़ मच गई। जब मैं एलेक्स के पास पहुंचा तो आंटी वहां पहले से खड़ी थीं। उनके हाथ में बंदूक थी और वो कांप रही थीं, गुस्से से या हार से, मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हें बेटा माना था दीपक, वो फुसफुसाईं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और मैंने आपको माँ, लेकिन माँ घर बसाती है, अपनी जड़ों को बेचती नहीं। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो रात जयपुर के इतिहास में एक बड़े काले अध्याय का अंत थी, लेकिन मेरे और एलेक्स के लिए ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहां हमें अब बिना किसी साए के जीना सीखना था। वो पुराना फ्लैट, वो टाटा पिकअप और वो सीमेंट की धूल अब मेरे लिए सिर्फ काम नहीं थे, वे मेरी ईमानदारी की पहचान बन चुके थे। हवेली के उस ठंडे फर्श पर जब पुलिस ने लता आंटी के हाथों में हथकड़ियां पहनाईं तो वहां छाई खामोशी चीखने जैसी महसूस हो रही थी। विदेशी खरीदार और बिचौलिए अंधेरे रास्तों से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी इतनी सख्त थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एलेक्स जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अपने ही परिवार के बिखरने का ऐसा दर्द था जिसे शायद समय भी नहीं भर सकता था। मैंने उसे सहारा देकर खड़ा किया, लेकिन उसके शरीर में जान जैसे खत्म हो चुकी थी। बाहर बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी, मानो वो उस हवेली के पापों को धो डालना चाहती हो। लता आंटी को जब पुलिस की गाड़ी की ओर ले जाया जा रहा था, वो एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब न गुस्सा था, न डर, वहां सिर्फ एक गहरी शून्य जैसी हार थी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनके होंठ बस कांप कर रह गए। अगले कुछ हफ्ते एक लंबे और थका देने वाले कानूनी दुस्वप्न की तरह थे। पुलिस थाने, कचहरी के चक्कर और वकीलों की जिरह ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मुझे बार बार वही बयान दोहराना पड़ता कि कैसे एक साधारण कंस्ट्रक्शन वर्कर ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग सिंडिकेट को बेनकाब किया। जयपुर की गलियों में मेरा नाम चर्चा का विषय बन गया था। कुछ लोग मुझे नायक कह रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लता आंटी के रसूख से डरते थे और मुझे आस्तीन का सांप कह रहे थे। लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
मेरा ध्यान सिर्फ एलेक्स पर था। वो पूरी तरह टूट चुका था। वैशाली नगर का वो घर, जिसे हमने खुशियों का ठिकाना समझा था, अब पुलिस द्वारा सील कर दिया गया था। उसे अपनी माँ की सच्चाई के साथ साथ अपने पिता के बारे में भी वो कड़वा सच स्वीकार करना पड़ा, जिसकी पुष्टि जांच के दौरान हुई। राकेश अंकल अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्हें उसी सिंडिकेट के गुर्गों ने रास्ते से हटा दिया था जब उन्होंने विरोध किया था। मैंने एलेक्स को अपने उसी साधारण से फ्लैट में रहने के लिए मना लिया। वो सोफा जो मैंने रविवार बाजार से खरीदा था, अब उसका बिस्तर बन गया था। दिन भर वो खामोश रहता और खिड़की से बाहर टोंक रोड की ट्रैफिक को देखता रहता। मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया था, लेकिन अब मेरा दिल उन सीमेंट की दीवारों में नहीं लगता था। एक दिन जब मैं साइट से वापस आया तो देखा कि एलेक्स ने अपने पिता की वो पुरानी डायरी निकाली हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और महीनों बाद पहली बार उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। उसने कहा कि वो इस काली कमाई का 1 रुपया भी नहीं छुएगा और जो कुछ भी आंटी ने गलत तरीके से बनाया है उसे सरकार को सौंप देगा। हमने मिलकर फैसला किया कि हम उन अनाथ बच्चों और स्थानीय कलाकारों के लिए एक फाउंडेशन बनाएंगे जिनकी विरासत को उसकी माँ ने बेचने की कोशिश की थी। वक्त बीतता गया और जयपुर की धूल भरी हवाओं ने उन जख्मों पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। मेरी टाटा पिकअप अब भी शहर की सड़कों पर दौड़ती थी, लेकिन अब उस पर निर्माण सामग्री के साथ साथ अक्सर पुराने किलों और संग्रहालयों की मरम्मत का सामान होता था। सरकार ने मेरी ईमानदारी को देखते हुए मुझे पुरातत्व विभाग के संरक्षण कार्यों में एक छोटा सा हिस्सा दिया था। एक शाम जब मैं और एलेक्स नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कभी पछतावा होता है। मैंने नीचे चमकते हुए जयपुर शहर को देखा, वही शहर जिसकी रक्षा के लिए हमने अपनी सबसे प्यारी यादों की बलि दे दी थी। मैंने बस इतना कहा कि कुछ सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें छिपाने से इंसान खुद दब जाता है, और उस रात हमने उस भारीपन को उतार फेंका था। लता आंटी जेल की सलाखों के पीछे थीं और उनके साथ ही वो डर भी कैद हो गया था जिसने हमारी रातों की नींद छीन ली थी। लेकिन वो जुमला, ये बात अपनी माँ को मत बताना, आज भी कभी कभी मेरे कानों में गूंजता है। वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो उस दोहरी जिंदगी का प्रतीक था जिसे हम सब कहीं न कहीं जी रहे थे। अब जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर टोंक रोड को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जिंदगी फिर से साधारण हो गई है। दीवारों का पीलापन अब भी वैसा ही है, टाइल वाले फर्श पर अब भी वही पुरानी खरोंचें हैं, लेकिन अब वहाँ कोई गुप्त नक्शा या कोई डरावना सच नहीं छिपा है। हम फिर से दीपक और एलेक्स बन गए थे, जो धूल और पसीने के बीच अपनी एक नई और सच्ची दुनिया बुनने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ नीयत साफ थी और सिर गर्व से ऊंचा। फाउंडेशन का काम शुरू हुए अब 1 साल बीत चुका था। जयपुर की उन पुरानी हवेलियों की मरम्मत करते हुए मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं सिर्फ पत्थर नहीं जोड़ रहा, बल्कि अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर रहा हूँ। एलेक्स ने खुद को पूरी तरह से उन गुमनाम कलाकारों की मदद में झोंक दिया था जिनके हक की कमाई उसकी माँ ने छीन ली थी। वो अब पहले की तरह मार्केटिंग की चमक धमक वाली बातें नहीं करता था, बल्कि मिट्टी के बर्तनों और पीतल की नक्काशी करने वाले कारीगरों के साथ घंटों बैठकर उनके बाजार को बेहतर बनाने की योजनाएं बनाता। हमारी जिंदगी में एक ठहराव आ गया था, लेकिन वो ठहराव किसी तूफान के बाद की शांति जैसा था, भारी मगर सुकून भरा। एक शाम मुझे जेल से एक चिट्ठी मिली। वह लता आंटी की थी। मैंने कई दिनों तक उस लिफाफे को अपनी मेज पर पड़े रहने दिया। मुझे डर था कि उसे खोलने पर कहीं वो पुराना जख्म फिर से न हरा हो जाए। अंत में जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें कोई माफीनामा नहीं था, न ही कोई पछतावा। उसमें बस एक छोटी सी लाइन लिखी थी, दीपक, नींव जितनी गहरी होती है, इमारत उतनी ही ऊंची जाती है। तुमने मेरी नींव हिला दी, अब अपनी नींव संभाल कर रखना। उनकी उन बातों में अब भी वही पुरानी ताकत और रहस्य था। मैंने उस कागज को जला दिया और उसकी राख को अपनी बालकनी के उन मिर्च के पौधों के गमले में डाल दिया जिन्हें आंटी ने कभी दस्ताने भेंट किए थे। वह मेरे लिए उस अध्याय का अंतिम संस्कार था। कहानी का अंत किसी फिल्मी धमाके के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत के साथ हुआ। मैंने अपनी टाटा पिकअप बेच दी और एक नई बड़ी गाड़ी ली, जिससे अब हम दूर दराज के गांव में जाकर पुरानी कलाकृतियों को सहेजने का काम करते हैं। एलेक्स और मैंने तय किया कि हम कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन हम उस सबक को कभी नहीं भूलेंगे। जयपुर की खूबसूरती अब मुझे केवल उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उन लोगों की ईमानदारी में दिखती है जो धूप में जलकर भी अपना ज़मीर नहीं बेचते। टोंक रोड की वो साधारण सी गली अब मेरे लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि मेरी जीत का गवाह है। हम दोनों ने समझ लिया था कि विरासत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वो है जो हमारे चरित्र में झलकती है। दोस्तों, अगर आपको दीपक और एलेक्स की ये हिम्मत भरी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।
आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।